नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे राज्य के मंत्रियों की। तो राज्य के मंत्रियों को संगठन के निर्देशों की भी परवाह नहीं रही है और कोरोना की आड़ में मंत्री अब भी प्रभारी जिलों की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। करीब 2 हफ्ते पहले सभी 8 प्रभारी मंत्रियों को जिलों में जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक किसी भी मंत्री ने अपने प्रभारी जिलों का दौरा नहीं किया। हालांकि मंत्रियों के पास अपने तर्क भी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में 8 मंत्रियों के कंधों पर 13 जिलों की जनता की जिम्मेदारी है। 8 मंत्री 1 करोड़ की आबादी के लिए जवाबदेह हैं, क्योंकि यही जनता तय करेगी कि 2022 में क्या होगा। लेकिन कोरोना की आड़ में कोई भी मंत्री फील्ड में एक्टिव ही नहीं दिख रहा, खास तौर पर उस मोर्चे पर जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय संगठन ने सौंपी है। संगठन ने साफ कहा है कि जनता के पास जाएं, सरकार के काम बताएं और जिन जिलों के प्रभारी मंत्री हैं वहां महीने में 1 दिन जरूर बिताएं, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा। कि कामकाजी महीना था, जिसके कारण से मैं समझती हूँ कई प्रभारी मंत्री जो है अपने क्षेत्रों में नहीं जा पाए होंगे, लेकिन अब सबके कार्यक्रम बन रहे हैं। जिस मीटिंग में सभी मंत्रियों को ये बताया गया कि जनता को जोड़ना और उससे जुड़ना सबसे जरूरी है, उसे 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लेकिन जहां कोरोना की वजह से जनता विधानसभा मुलाकात के लिए नहीं पहुंच रही, वहीं मंत्री अपने प्रभारी जिलों में नजर नहीं आ रहे। जहाँ तक प्रभारी मंत्री की बात है, मैं लगातार जो जनपद पौड़ी का डीएम है लगातार मेरे संपर्क में रहते हैं और हर बात पर हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। इसके साथ साथ जो कार्यक्रम का था, क्योंकि जिला योजना ऑलमोस्ट तक पूरी फाइनल कर दी थी, अब मैं शीघ्र ही इसी महीने के अंत तक नवरात्रों के बाद पौड़ी जनपद का भ्रमण करने जा रहा हूँ। बीजेपी में अनुशासन और परफॉर्मेंस को तवज्जो दी जाती है, ताकि किसी भी हाल में सत्ता हाथ से न निकले और जनता का साथ और आशीर्वाद मिलता रहे। अब ऐसे में निर्देशों के बावजूद 8 प्रभारी मंत्रियों का अपने जिलों में कम एक्टिव नजर आना बड़े सवाल खड़े करता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बीजेपी विधायक महेश नेगी मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। यौन शोषण मामले में विधायक महेश नेगी को बड़ी राहत मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने महेश नेगी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पीड़ित ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए महेश नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल महेश नेगी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें कि देहरादून पुलिस को मसूरी, दिल्ली और देहरादून में कई जगहों से यौन शोषण मामले पर सबूत मिले हैं। हालांकि अब फिलहाल महेश नेगी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। उत्तराखंड में ग्रोथ सेंटर जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उनके लिए अम्ब्रेला ब्रांड बनाया जाएगा, यानी राज्य के प्रोडक्ट्स के लिए एक ब्रांड नेम तय किया जाएगा। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि नाम ऐसा हो जिसमें पहाड़ की फीलिंग आए। उन्होंने कहा है कि जिलों में डीएम खुद जाकर ग्रोथ सेंटर की समस्याओं को दूर करें। ग्रोथ सेंटर में जो प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं उनकी बिक्री की रूटीन व्यवस्था हो। उन्होंने कहा है कि ग्रोथ सेंटर वोकल फॉर लोकल का अच्छा उदाहरण है। उत्तराखंड में अब तक 104 ग्रोथ सेंटर्स को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें 72 एक्टिव हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, मसाले, शहद, बेकरी प्रोडक्ट्स का काम इनमें हो भी रहा है। कार्यकर्ताओं की तो भरमार, संसाधनों से लैस होती बीजेपी में अब कॉर्पोरेट कल्चर भी शुरू हो गया है। कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह बीजेपी ने अपने ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। देखिए जरा। बीजेपी स्टेट ऑफिस में 15 से 20 कर्मचारी काम करते हैं। सोमवार को ये सभी कर्मचारी स्काई ब्लू शर्ट और काली पैंट में नजर आए। बताया गया कि पार्टी ने अब ड्रेस कोड लागू कर दिया है। बिना ड्रेस कर्मचारियों की एंट्री नहीं होगी। कर्मचारियों को 2 शर्ट और 1 पैंट का कपड़ा दिया गया है, लेकिन इसकी कीमत सैलरी से काटी जाएगी। थोड़ा सा इस अंतर में पता चले कि कौन हमारा कार्यकर्ता है और कौन हमारा कर्मचारी है, तो उसको थोड़ा सा अनुशासित ढंग से वो परिभाषित भी हो जाए, उसके लिए ये आवश्यक है। अब बीजेपी ने ड्रेस कोड लागू किया तो कांग्रेस ने लगे हाथ सियासत को कमर्शियल करने का आरोप जड़ दिया। आप अगर इंटरव्यू देखेंगे पुराने मोदी जी के, तो उन्होंने कहा कि मेरे तो नस नस में कॉमर्स है, तो जिसकी नस नस में कॉमर्स होगा उनकी पार्टी कैसी होगी। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का व्यापारीकरण अगर किसी को सीखना हो तो भाजपा से सीखे। कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड के निर्देश पार्टी हाईकमान से हैं या फिर लोकल स्तर पर ही जारी किए हैं, ये बताने को कोई तैयार नहीं। लेकिन ये जरूर है कि कॉर्पोरेट कल्चर के इस ड्रेस कोड को लेकर प्रदेश बीजेपी के ही बहुत से नेता सहमत नहीं हैं।
सुनील प्रभात, न्यूज 18 देहरादून। उधर कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए राज्य की 70 विधानसभाओं में प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस ने एक फॉर्मूला सेट किया है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जो नेता इस फॉर्मूले पर सेट होगा उसी को पार्टी अपना कैंडिडेट बनाएगी। 3 स्टेप वाले इस फॉर्मूले में कांग्रेस ने बीजेपी के सर्वे वाले फॉर्मूले को भी शामिल किया है। फॉर्मूला टिकट का यही होगा कि पहली बात जो वहाँ के क्षेत्र के लोग हैं उनकी क्या आवाज़ है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों को भी ये ज्ञान होता है किसके साथ सब तरह का वोट है। नंबर 3, कोई ना कोई एजेंसी जो सर्वे करती हैं उनमें से कोई जिनका आकलन सही बताते हैं लोग, ऐसे ढूंढेंगे तो कोई ना कोई एजेंसी भी लगाएंगे। 500 करोड़ से भी ज्यादा के छात्रवृत्ति घोटाले में आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कल भी सुनवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि सरकार ने कोर्ट से अपील की है कि सभी मामलों की एसआईटी से जांच हो, जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया। सरकार को निर्देश दिया कि 24 घंटे में शपथ पत्र कोर्ट में पेश करे। सरकार की दलील है कि 70% जांच पूरी हो चुकी है, बाकी जांच 6 महीने में पूरी हो जाएगी। वैसे कोर्ट ने पूछ लिया कि क्यों ना मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, तो सरकार ने कहा है कि इससे समय ज्यादा लगेगा और एसआईटी पर लोगों को अब यकीन इससे कम हो जाएगा। अब मंगलवार को मामले की सुनवाई होगी। अल्मोड़ा के जोशीखोला में एक घर में आग लग गई। खबर मिलने के बाद पुलिस और फायर विभाग की टीमें मौके पर पहुंचती है। संकरी गली होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच सकी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस विभाग जो है उसकी टीम ने बामुश्किल वो पहुंचते हैं और फिर बाल्टी से पानी बुझाते हैं। घर पुराना होने की वजह से लकड़ियों में आग लग गई। उधर अल्मोड़ा के जंगलों में भीषण आग लगी। लंबगड़गा, धौला देवी, द्वाराहाट और सल्ट जंगल आग से धू-धू कर जल रहे हैं। कई जगहों पर ग्रामीणों ने खुद ही आग बुझा दी। किसी भी स्थान पर वन विभाग की टीम नहीं पहुंच सकी है। कल से राज्य में रोडवेज के पहिए जाम हो सकते हैं। प्रदेश में मंगलवार से रोडवेज कर्मचारी आंदोलन करने जा रहे हैं। कोरोना काल की वजह से परिवहन निगम ने आर्थिक संकट ऐसा खड़ा हुआ है कि पिछले 5 महीने से परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन भत्ते नहीं मिल पाए हैं। लिहाजा परिवहन निगम अपनी माली हालत को लेकर सरकार से वेतन भत्ते के लिए गुहार लगाने जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान अभी तक परिवहन निगम के कर्मियों को मई महीने से जो है तनख्वाह नहीं मिली है। अभी अक्टूबर महीना चल रहा है और अगले महीने की बात करें तो देखिए त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और इसी वजह से सरकार से बहुत उम्मीद है। टिहरी में NH-58 को खोलना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। 17 अगस्त से NH-58 तोता घाटी के पास से बंद चल रहा है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत रोड चौड़ीकरण कार्य के लिए लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं। वहीं चट्टान ब्लास्ट करने के बावजूद नहीं टूट रही है, जिसकी वजह से अभी NH पर वाहनों की आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। जिला आपदा अधिकारी का कहना है कि डीएम के निर्देश पर 6 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जो पूरी रिपोर्ट डीएम को सौंपेगी। उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। ऋषिकेश से श्रीनगर हमारे जनपद में तोता घाटी के पास 17 अगस्त की प्रातः जो अवरुद्ध हो गया था। ये वॉश आउट होने से जो मार्ग अवरुद्ध हो गया था। इस पर निरंतर तब से कार्य चल रहा था और वर्तमान में जो है मार्ग को सुचारू कर दिया गया है, किंतु अभी सुरक्षा के दृष्टिगत यातायात को अनुमति नहीं दी गई है। ऑल वेदर रोड बनने से पिथौरागढ़ पहुंचने की राह भले ही खासे आसान हो जाए, लेकिन इसकी कीमत चुका रहे रोड किनारे बसे ग्रामीण। रोड के चौड़ीकरण से जहां कुछ गांव खतरे की जद में आ गए हैं, तो वहीं कईयों के खेत भारी मलबे से पट चुके हैं। चमचमाती सड़क पर सफर करना भले ही खासा रोमांच पैदा कर रहा हो, लेकिन इसका खामियाजा रोड किनारे सदियों से बसे गाँव को उठाना पड़ रहा है। सड़क के चौड़ीकरण के चलते ग्यार देवी के पास सिरमोड़ा गांव पूरी तरह से खतरे के मुहाने पर आ चुका है। 40 परिवारों का ये गांव हर तरफ से दरक रहा है। यही नहीं, रोड कटिंग के बाद पैदल रास्ते भी पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं। कई घरों में तो बड़ी बड़ी दरारें भी साफ नजर आ रही हैं। हो जाएगा काम, हो जाएगा करके मतलब बार बार टाला जा रहा है गाँव वालों को। 2 साल हो गए हैं, यहाँ पे न रास्ते हैं, महिलाओं को कई घास लाने में बहुत मुश्किल हो रही है। बारिश के सीजन में बारिश आ रही है तो लोगों को सो नहीं पा रहे हैं डर के मारे। मेरी प्रॉब्लम तो ये है साहब कि ये मेरे जो नाब खेत हैं, ये सामने, ये लगभग ये 6-7 नाली के आसपास होंगे। 2 साल पहले इसमें ये ठेकेदार द्वारा मलबा डाला गया था,
तो ये खेत और मेरा बगीचा दब गया। सड़क किनारे के खेत मलबे से पटे हुए हैं। एनटीटी की हाई पावर कमेटी ने ऑल वेदर रोड कटिंग के दौरान हुई इन गड़बड़ियों को चिन्हित भी किया। बावजूद इसके ग्रामीणों की दिक्कतें जस की तस हैं और पिछले 2 साल से ग्रामीणों की कोई सुन नहीं रहा। क्योंकि आपने बताया है तो इसकी एक जांच कराएंगे। यदि जांच कराने में यदि वो ऑल वेदर की उससे होगा तो उसको ट्रीट कराया जाएगा। सिरमोड़ा गांव के बेसमेंट में जिस तरह कटिंग की गई है उससे पूरा गांव ही खतरे के मुहाने पर है। लेकिन लाख फरियाद के बाद भी एनएचएआई ने गांव को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। ऐसे में बेहतर यही होगा कि समय रहते ठोस कदम उठा लिए जाएं, नहीं तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अब आपको कोरोना से जुड़ी खबर बताते हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फरवरी तक कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो सकता है। देश के कुछ जिलों में कोरोना की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी ट्रांसफर है, लेकिन डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती का कहना है कि उत्तराखंड में हालात कंट्रोल में है। खतरा कम नहीं हुआ, ये बात वो जरूर कह रही हैं। डीजी हेल्थ के मुताबिक केंद्र का अनुमान है कि कोरोना का एक फेज और आ सकता है, इस वजह से नियमों का पालन जरूरी है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 5% आबादी वाले 4 मैदानी जिलों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है। का ये मानना है कि अभी एक लहर और आ सकती है, लेकिन अगर हम बचाव करे रहेंगे और बिल्कुल अलर्ट मोड में रहेंगे और कहीं पर भी ढील नहीं देंगे अपने सिस्टम में, तो डेफिनेटली हम जो है कोरोना के संक्रमण को से बच भी सकेंगे और उससे विजय भी पाएंगे और उत्तराखंड को स्वस्थ भी पाएंगे। हमारे केसेस कम हुए हैं, लेकिन साथ ही में हमें ये भी ध्यान रखना है इस बात का कि हमारे सामने अभी भी 2 बहुत बड़ी चुनौतियां, एक त्योहारों की चुनौती और एक जो सर्दियों का मौसम है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार भी चिंतित है। क्योंकि समाज में एक इस किस्म की भ्रांति आ रही है, क्योंकि केस कम हो रहे हैं तो कोरोना की या तो धार कूंद हो रही है, कोरोना खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। टिहरी झील में बोटिंग के लिए इन दिनों भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में बोट व्यवसायियों की लापरवाही की वजह से कोरोना संक्रमण के खतरे बढ़ गए हैं। बोट व्यवसायियों द्वारा कोरोना की गाइडलाइंस को नजरअंदाज किया जा रहा है। बिना थर्मल स्क्रीनिंग और बिना मास्क के ही पर्यटकों को झील में बोटिंग कराई जा रही है। कोरोना की गाइडलाइन के मुताबिक बोटिंग पॉइंट से 100 मीटर पहले ही थर्मल स्क्रीनिंग की जानी है, लेकिन बोट व्यवसायी नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमने इसमें अभी तक इसमें हमने वैसे थर्मल स्क्रीनिंग ये सब करा है, पर हमें इस उधर रुड़की में पिरान कलियर का 752वां सालाना उर्स का आगाज मेहंदी डोरी रस्म के साथ शुरू हो चुका है। कोरोना जैसी महामारी में पुलिस और प्रशासन के लिए उर्स मेला संपन्न करवाना एक चुनौती बनी हुई है। जायरीनों की सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस का कहना है कि उर्स मेले के लिए अलग सा थाना खोला गया है, एक अलग से, और जैसे जैसे जायरीनों की संख्या बढ़ेगी उसके हिसाब से फोर्स बढ़ाई जाएगी। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को अलर्ट किया गया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य 2 दिन के दौरे पर चंपावत पहुंची। इस दौरान राज्यपाल लोहाघाट के अद्वैत आश्रम भी पहुंची, जहां 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद रुके थे। राज्यपाल के आश्रम पहुंचने पर उनका स्वागत हुआ। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जो है यहाँ लोहाघाट मायावती आश्रम उन्हें काफी पसंद है। खुद को आर्मी का जवान बताकर कोटद्वार के एक व्यापारी से 1 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को कोटद्वार पुलिस ने हरियाणा से धर दबोचा। एसएचओ कोटद्वार नरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया है कि कोटद्वार के एक मेडिकल स्टोर के व्यापारी को फोन में सैनिटाइजर खरीदने की डिमांड की गई। इसके लिए ठगों ने खुद को आर्मी का जवान बताया। व्यापारी से उसके खाते में ऑनलाइन पैसा डालने की बात कही। व्यापारी ने अपने खाते की जानकारी दी तो उल्टा व्यापारी के खाते से ही 1 लाख रुपए उड़ा लिए गए। कोरोना काल में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही कम हुई है, जिससे यहां सकारात्मक असर दिखा। दुर्लभ प्रजाति के फूलों और वनस्पतियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। इस बार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अक्टूबर के शुरुआती दिनों में भी फैन कमल देखने को मिला। समुद्र तल से 12,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर मिलने वाले फैन कमल की बात करें तो बड़ी संख्या में ये खिले हुए हैं और अगस्त के महीने में ही अक्सर ये नज़र आते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।